पढ़ लिख के लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं और ऐसी लूट मचाते हैं कि पूरा हिला देते हैं, है ना। जितने आईएएस ऑफिसर लोग घोटाला कर रहे हैं सब तो पढ़े ही लिखे हैं। कौन उठा छाप आईएएस बन रहा है? हावड़ा में कुली बन गया है, पंजाब में मजदूरी कर रहा है, दिल्ली में रिक्शा खींच रहा है। तो ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात। देखिए, मैं खरी बात कहता हूँ, जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो उस पर अगड़ी जाति के हिंदुओं का बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं वर्चस्व है। बात है अमिताभ कुमार दास की, हमारे मधुबनी के हैं, आईपीएस में रहे 1994 से लेकर के 2008 तक। बिहार के बारे में, देश के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, क्योंकि वो इन्हीं से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए हैं और इनका काम भी यही था। चलिए, बिहार में है, ये भी बिहार में, मैं भी बिहार में हूँ और बिहार में इलेक्शन होने वाला है। बिहार की जनता क्या सोचती है, बिहार के पढ़े लिखे लोग क्या सोचते हैं, बिहार का क्या मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन का, इसी पे बातचीत करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बिहार का इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए, और बाकी का पहले भी इलेक्शन हुआ है, बिहार में सुधार नहीं हुआ। आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार के लोगों को किस मुद्दे को लेकर के इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए जिससे बिहार का सुधार। नहीं, मुद्दे तो वही होने चाहिए जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हों, है ना। और आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा मुद्दे नहीं, 2-3 बड़े बड़े मुद्दे हैं। एक तो महंगाई है, एक बेरोजगारी है ना, कानून व्यवस्था है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना। ये मुद्दे जो है ये बिल्कुल आम लोगों से जुड़े हैं। चाहे आम लोगों से मेरा मतलब है कि जो एकदम सड़क का आदमी है, जो वीआईपी नहीं है, और वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, मतलब आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे जुड़े यही 4-5 मुद्दे हैं जो अभी मैंने बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, है ना, महंगाई वगैरह। होता क्या है कि आपने कहा कि पहले भी चुनाव होते रहे और हर में इसमें चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव के समय क्या होता है कि जनता को भटका दिया जाता है, और जनता भी कुछ नहीं, बहुत ज्यादा जाहिल है और मूर्ख है, तो जनता भी भटक जाती है। किसी समय कोई मुद्दा उठा दिया जाएगा, किसी समय अचानक आ जाएगा। मतलब अभी जैसे भाजपा कोशिश कर रही है कि ऑपरेशन सिंदूर, तो मेरे लहू में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो फलना, तो चिल्ला, तो मंदिर, तो मस्जिद, तो हिंदू खतरे में है, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये सब फालतू मुद्दे उठा दिए जाते हैं और जनता भी वैसी ही है, उन फालतू मुद्दों में बह जाती है। तो ये तो अभी का मुद्दा रहा। चलिए, अभी ये सब बीजेपी कर रही है। मैं भी कई स्टेट में गया हूँ, जैसे केरला में गया हूँ, बहुत अच्छा विकास है वहाँ, बहुत अच्छी चीजें हमें देखने के लिए वहां पर मिली। हमारे बिहार में, मैं खुद अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, आज अपने गाँव की बात कर रहा हूँ, मेरे घर के सामने 1 फीट पानी लगा हुआ है। बिहार में एक से बड़े दिग्गज नेता है, जैसे नीतीश कुमार है, लालू जी है, बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, तो विकास तो इन लोग की देखिए प्राथमिकता महीना नहीं है। आपने पलटू राम की बात की, नीतीश कुमार की बात की, उनकी प्राथमिकता में विकास है ही नहीं। उनकी प्राथमिकता में है कि किसी तरह कुर्सी से चिपके रहना है, पलटी मार के चिपके रहना है, लव कुश समीकरण बना के चिपके रहना है, सांप्रदायिक ताकतों की गोद में बैठ के चिपके रहना है, हर हालत में चिपके रहना है ना। तो ये नीतीश कुमार की प्राथमिकता है। तो इसमें बिहार का विकास क्या होगा? बिहार का विकास करना है तो बिहार को में सारे लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। अब पलटू राम का लव कुश समीकरण है, यानी कि कुर्मी और कोयरी जातियों पर उनका खास ध्यान है, तो सारी उनकी विकास योजनाएं नालंदा से शुरू होकर नालंदा पर खत्म हो जाती है। तो पूरा बिहार सिर्फ नालंदा नहीं ना है। तो इनकी प्राथमिकता क्या है? इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि खुद भी भूल चुके हैं कि कितनी बार लालू के साथ रहे, कितनी बार भाजपा के साथ रहे हैं। कहते हैं कि क्राइम पर नहीं, 3C पर मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, क्राइम, कम्युनलिज्म और कास्टिज्म। और भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं, तो भ्रष्ट अधिकारियों को प्रश्रय देते हैं, तो अपराधियों के साथ रहते हैं। तो इसमें क्या, देखिए, इसमें क्या विकास हो पाएगा? विकास तो प्राथमिकता में है ही नहीं सरकार के। जी, 2018 तक आप आईपीएस में जी, लालू जी के टाइम में ज्यादा क्राइम था या अभी ज्यादा? अभी पलटू राम के समय में, लालू के समय में बहुत अपराध होते थे, लेकिन पलटू राम के समय में और ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं। फर्क यही है कि जो मीडिया है, देखिए, मैं खरी बात कहता हूँ, जो हिंदुस्तान का मीडिया है वो उस पर अगड़ी जाति के हिंदुओं का बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं वर्चस्व है। भारतीय मीडिया पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कोई भी। और वो जो अगड़ी जाति के हिंदू होते हैं वो लालू के विरुद्ध पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं और भाजपा के प्रति कहीं ना कहीं उनका झुकाव होता है। तो इसलिए उस मीडिया ने लालू के समय की छोटी छोटी बातों का भी बात का बतंगड़ बना दिया और उसको पूरा जंगल राज का रूप दे दिया। और आज जो बिहार में स्थिति कहीं ज्यादा खराब है ना, उस स्थिति पर चुप है। मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। आज ये स्थिति है कि अनंत सिंह बेऊर जेल में है, लेकिन उसको जेल में सारी सुविधाएं मिली हुई है। मोबाइल की सुविधा है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, सब कुछ करता है। और पिछले साल पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को रिहा कर दिया था AK-47 के मामले में। तो कायदे से बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, कायदा यही है। लेकिन चूंकि पलटू राम खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की गई। बिहार का सबसे बड़ा एक मुद्दा है पलायन।
ये पलायन को कैसे रोका? मैं सबसे बड़ा मुद्दा मानता हूं बिहार का है जनसंख्या विस्फोट। पलायन भी उसी का एक परिणाम है। देखिए, मैं कहता हूं कि बिहार के लिए जब विशेष दर्जा की मांग होती है तो मैं ये कहता हूं कि बिहार को तो प्रकृति ने ही विशेष दर्जा दिया था। बिहार की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि बिहार पूरे हिंदुस्तान को फलाहार करा सकता था, है ना। बिहार पूरे हिंदुस्तान को दरभंगा का आम खिला सकता था, मुजफ्फरपुर की लीची खिला सकता था, हाजीपुर के केले खिला सकता था। लेकिन बिहारियों ने मतलब परिवार नियोजन कराना बंद कर दिया। एक बेटा के इंतजार में 17 बेटियां पैदा करने लगे और बिहार की आबादी 14 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। दर्शकों को जानकर आश्चर्य हुआ कि दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ऐसे होंगे जिनकी आबादी बिहार से ज्यादा है। मतलब कहने के लिए प्रदेश है बिहार, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि दुनिया में बस 5-6 देशों की आबादी इससे ज्यादा होगी। तो आबादी कैसे रोका? आबादी तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ मतलब दो कारण, एक तो या तो उस पर कानून बनाया जाए या लोगों को इतना शिक्षित कर दो कि खुद ही नहीं करे। दोनों की जरूरत है, दोनों की। देखिए, चीन की भी आबादी बहुत ज्यादा थी पहले, है ना। फिर चीन में बहुत कड़ाई की गई। चीन में एक बच्चे का सिद्धांत लागू किया गया कि एक से ज्यादा बच्चा पैदा कीजिएगा तो आपको दुनिया भर के दंड मिलेंगे, सजा मिलेगी। तो वहां पर उस हिसाब से बहुत चीन ने आबादी पर काबू किया। भारत में भी मतलब एक उसकी जरूरत है, कड़े कानूनों की जरूरत है। जैसे पंचायत में शायद ये कानून है कि 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर आप पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इस तरह के कड़े कानून भी होने चाहिए और लोगों में जागरूकता भी होनी चाहिए। मैं तो हर मंच पर कहता हूँ, एसपी था जिलों का तो सिपाहियों से भी कहता था कि एक संतान नेक संतान, ये नारा होना चाहिए देश का। एक औलाद नेक औलाद, मतलब 1 चाइल्ड नॉर्म, कि आपका बच्चा एक ही होना चाहिए, वो बेटा हो या बेटी हो, लेकिन एक से ज्यादा बच्चा नहीं। अभी बिहार की स्थिति क्या है कि आप अनपढ़ और जाहिलों की बात छोड़ दीजिए, मैंने पढ़े लिखे लोगों को देखा है, प्रोफेसर साहबों को देखा है, जो एक बेटा के इंतजार में 11 बेटियां पैदा करते हैं और जब हालत पतली हो जाती है तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो पलायन, आपने कहा सही बात है, लेकिन पलायन क्यों करना पड़ रहा है बिहारियों को? बिहार की तो मिट्टी इतनी उपजाऊ थी, लेकिन यहाँ इतनी आबादी हो गई है कि अब बिहार का मजदूर जाके हावड़ा में कुली बन गया है, पंजाब में मजदूरी कर रहा है, दिल्ली में रिक्शा खींच रहा है। तो ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, मैं देखता हूँ बिहारी जो है ना, कुछ लोग उसको एक गाली की तरह देते हैं। बिल्कुल बोलते हैं, जैसा लगता है गाली बोल। बिल्कुल। ये हालत को कैसे सुधारा जाए? तो उसके लिए बिहारी लोग ही ना जिम्मेदार हैं, है ना। बिहारियों की जो ये हालत हो गई है कि हर जगह जाके बिहारी लोग मजदूर की तरह काम करते हैं, हावड़ा में कुली हैं, या आपने कहा कि बिहारी को लोग गाली बना दिया। शिवसेना का नेता था बाल ठाकरे, वो तो खुलेआम उसने नारा दिया था, एक बिहारी 100 बीमारी, मतलब एक बिहारी 100 बीमारियों के बराबर होता है। और शिवसेना के गुंडे बंबई की सड़कों पर बिहारियों को देखते ही हमले कर देते थे। फिर बाद में वही उसके भतीजा ने राज ठाकरे ने शुरू किया। तो देश भर में इस तरह की स्थिति है, लेकिन इसके लिए बिहारी ही जिम्मेदार है। यदि बिहार को, एक तो परिवार नियोजन ये लोग नहीं कराते हैं। छठ के समय देखिएगा, शौचालय, एक शौचालय में, ट्रेन के शौचालय में 10-10 बिहारी आते हैं खड़ा होके, रास्ते भर छठी माई की महिमा गाएंगे। मैं कहता हूँ कि जिस छठी माई ने आपको ट्रेन में एक बर्थ नहीं दिला दिया, वो आपकी किस्मत बदल देंगी। तो लोग इतने जड़ हो गए हैं, इतने जाहिल हो गए हैं कि उनकी समझ में बात नहीं आती है। तो एक तो परिवार नियोजन लोग नहीं कराते। दूसरी बात, जब चुनाव होते हैं, जब अपने मतलब शासकों को चुनने का समय आता है, तो बिहारियों का उस समय दिमाग खराब हो जाता है, जाति के नाम पर वोट देते हैं। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते, मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते, मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब क्राइम बढ़ेगा तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे। बिहार बदलने के लिए कोई मंगल ग्रह से कोई प्राणी नहीं आने वाला है, बिहारी लोग ही बिहार को बदलेंगे और कोई नहीं बदल सकता है। तो अभी बिहार की जो बागडोर है, बिहार की जो कमान है, कौन ऐसा नेता है जिसके हाथ में दिया जाए जो सही से बिहार को चलाए? अब ये तो मुझे तो देखिए, सच पूछे तो मुझे कोई ऐसा नेता क्षितिज पर नहीं दिखाई देता। यहाँ तो मुझे कई बार लगता है कि नागनाथ और सांपनाथ के बीच का चुनाव होता है। यदि एक तरफ नागनाथ है तो दूसरे बीच सांपनाथ है। फिर भी मेरा अपना मानना है कि यदि बिहार में ईमानदार नेता लोग बच गए हैं थोड़े बहुत, तो वो वाम दलों में है, कम्युनिस्ट पार्टियों में है। ये दुख की बात है कि वाम दल जो है वो बिहार में हाशिए पर चले गए हैं और कांग्रेस को ठीक ठाक मुझे पार्टी दिखाई देती है। और भाजपा तो मैं सबसे निकृष्ट पार्टी मानता हूँ, और जदयू भी उसी के आसपास वाली पार्टी है। एनडीए वाले तो बिल्कुल ही मतलब गए गुजरे हैं जी। बिहार में एक और बात चलती है कि कम पढ़ा लिखा और ज्यादा पढ़ा लिखा। जी। तो ज्यादा पढ़ा लिखा नेता होगा तो बिहार को आगे ले जाएगा, कम पढ़ा लिखा यानी तेजस्वी यादव को बोला जाता है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो है कि ये बहुत एक अलग विवाद का विषय है कि कितना पढ़ा लिखा, क्या पढ़ने लिखने से ही आता है। जैसे मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि अकबर जो था, अकबर महान, अकबर द ग्रेट,
उसको हिंदुस्तान के महानतम बादशाहों में माना जाता है। 50 साल तक उसने हिंदुस्तान पर राज किया। और ऐसे इसकी पढ़ाई लिखाई आप देखें, औपचारिक शिक्षा बहुत कम थी। 13 साल की उम्र में तो वो गद्दी पर बैठा था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। तो एक तो ये मतलब एक अलग मतलब बहस का विषय है कि क्या पढ़ने लिखने से ही लोग हो जाते हैं। आप देखेंगे पढ़ लिख के लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं और ऐसी लूट मचाते हैं कि पूरा हिला देते हैं, है ना। जितने आईएएस ऑफिसर लोग घोटाला कर रहे हैं सब तो पढ़े ही लिखे हैं, कौन उठा छाप आईएएस बन रहा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन ठीक है, जब भी पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात होती है तो लोग सीधे तेजस्वी यादव पर पहुंच जाते हैं, 9वीं फेल, है ना। कोई ये नहीं कहता कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चौथा पास जाहिल है ना। मोदी जी के पास डिग्री का कोई अता पता है नहीं। बीच में एक नकली डिग्री घूमी थी सोशल मीडिया पर, एंटायर पॉलिटिकल साइंस विषय था उनका। तो मोदी जी की तो ये हालत है मोदी जी की, बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े 4 लाइन भाषण नहीं दे सकते हैं। एक बार टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तो मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ बोल दिया था, है ना। लेकिन उस जाहिल प्रधानमंत्री की लोग चर्चा नहीं करते हैं। प्रशांत किशोर को भी मैं देखता हूँ, जब अनपढ़ की बात होती है तो तेजस्वी को नवी फेल कहते हैं। कभी मोदी को नहीं बोलते हैं कि चाय बेचने वाला जाहिल है। इसलिए जन स्वराज पार्टी पर भी कई बार इल्जाम लगता है कि भाजपा की बी टीम है। तो ये सब बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नेता को जो भी हो उसको विजन होना चाहिए, उसकी एक दृष्टि होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए कि कैसे देश को चलाना है या कैसे प्रदेश को चलाना है। जब तक वो विजन नहीं आएगा किसी प्रधानमंत्री में, किसी मुख्यमंत्री में, तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। बिहार का जो सिस्टम है, मैं देखता हूँ, मैं खुद देश में जाता हूँ, सबसे खराब है बिहार का सिस्टम। लॉ एंड ऑर्डर को ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, करप्शन को ले लीजिए, इसको आप सिस्टम में रहे कैसे सुधारा जाए? अब सुधारना तो देखिए सब बहुत मुश्किल का काम है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, पहली बात तो ये बस बिहार की समस्या नहीं है, तो मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक की समस्या है ना। पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में। अब ये भी फिर थोड़ा बहस की बात हो जाएगी। यहाँ तो राफेल डील में भी घोटाला हो जाता है और जिस राज्य में आप जाएंगे वहीं कुछ घोटाले वाली बात होगी। लेकिन ये कश्मीर से कन्याकुमारी की समस्या है। भ्रष्टाचार के मामले में भारत एकदम एक सूत्र में पिरो दिया गया है, भ्रष्टाचार का सूत्र। और ये मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तानियों के डीएनए में करप्शन है ना। यहाँ जिसको मौका मिलता है अपनी जगह पर वही कर देता है। क्रिकेटर है तो मैच फिक्सिंग कर देगा, दूध वाला है तो दूध में ही पानी मिला देगा। अब क्या कीजिएगा, आईएएस है तो वो घोटाला कर देगा, है ना। मोदी जी रहेंगे तो राफेल में दलाली खा जाएंगे। मतलब जिसको जहां मौका मिला वही कुछ कर देता है। तो बहुत मुश्किल है। जब तक आपकी अंदर से आपकी नीयत ठीक नहीं होगी, आप अपने से अंदर से ईमानदार नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने देखा है ट्रेनिंग के दौरान हम लोग आईएएस आईपीएस सब जब साथ ट्रेनिंग करते थे मसूरी में या इसमें, सब आईएएस आईपीएस इतनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, लैपटॉप लगेगा कि एकदम फील्ड में जाने पर दुनिया ही बदल देंगे। अब फील्ड में आने पर उसमें लगभग 99% आईएएस या आईपीएस खुद लुटेरा बन जाते हैं। तो इसलिए जब तक आपका अंदर आपका मन साफ नहीं होगा, आपकी नीयत साफ नहीं होगी, तब तक तो भ्रष्टाचार को रोकना बहुत मुश्किल है जी। फिलहाल अभी आपको कौन चेहरा दिखता है जिसको अभी मुख्यमंत्री बिहार का बनाया जा सके, जो बिहार को सही से चला? अब ये तो आपने मुश्किल सा सवाल कर दिया। कम से कम पलटू को तो हटना चाहिए। और बहुत चेहरे हैं। मेरा तो अपना बस चलता, मुझे मनोनीत करना पड़ता तो मैं तो कांग्रेस की नेता है श्रीमती मीरा कुमार, उनको मनोनीत कर देता, है ना। वह जो है वो बहुत हताश है। और जिस तरह से संवेदनहीन मुख्यमंत्री हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। तो इस बार बिहार का बेरोजगार इस मूड में आ गया है कि इस बार मुख्यमंत्री को बेरोजगार कर देना है ना। तो इस बार आप देखिएगा पलटू राम इस बार बेरोजगार होने वाले हैं। बिहार में बेरोजगारों का इतना गुस्सा है जी। बहुत बहुत आपका